करती है। और ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट महीने में 2 दिन होता है। और तो हमने रैंडम अपने बंदों का कराया तो 60% लोग फेल हो गए उसमें। खैर मैं सर से जानना चाहूँगा फाइब्रो स्कैन के बारे में। एक तो सर ने बता दिया कि आप सबको पता है कि LFT करा लो अगर लिवर में गड़बड़ है। दूसरा सबको पता है कि अल्ट्रासाउंड करा लो, ये सबको पता है। एक फाइब्रो स्कैन जो नया मशीन आया है इसके बारे में सर बताएंगे। फाइब्रो स्कैन लिवर सिरोसिस और लिवर फाइब्रोसिस को और फैट को कैसे पकड़ता है और ये क्या टेस्ट है? तो फाइब्रो स्कैन एक तरह का स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें कि आप अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं लिवर की स्टिफनेस को देखने के लिए। जैसे डॉक्टर अनुराग ने शुरू में ही बताया था कि लिवर एकदम सॉफ्ट ऑर्गन रहता है, तो जैसे जैसे लिवर में डैमेज होगा वो हार्ड होता जाएगा तो वो स्टिफनेस उसकी जाएगी। तो एक एवरेज फाइब्रो स्कैन जो होता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का है, उसकी स्टिफनेस के हिसाब से देखें तो उसका स्कोरिंग 5 से 8 के बीच में होता है। 5 से 8 का मतलब है कि वो नॉर्मल है। 8 से ऊपर और 12 से नीचे मतलब कि लिवर में कोई ना कोई डैमेज तो हो रहा है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ स्टिफनेस आना शुरू हुई है, तो वो फाइब्रोसिस की स्टेज में है। वो फाइब्रोसिस F1 से लेके F2 या F3 तक हो सकती है। 12 से अगर ऊपर होता है, 12 से 15 के बीच में है तो वो फाइब्रोसिस F4 स्टेज में पहुंच चुकी है। और 15 से अगर ऊपर है तो वो लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्या कारण है लिवर सिरोसिस का, उसकी वजह से। अगर किसी को अल्कोहल की वजह से है तो मैं कहूँगा कि अल्कोहल में अगर 20 के ऊपर है तो वो लिवर शायद परमानेंट डैमेज हो चुका है। अगर वो नैश CLD है मतलब कि मोटापे की वजह से लिवर में डैमेज है, तो अगर वो 18 के ऊपर है तो लिवर परमानेंट डैमेज हो चुका है। हेपेटाइटिस में हम 16 मान के चलते हैं, तो ये अलग अलग वजह से रहता है। बट अगर 15 के ऊपर आपका स्कैन में जा रहा है तो इसका मतलब कि लिवर में एक परमानेंट डैमेज आ चुका है। अभी फैटी लीवर तो एक चीज़ है भैया, ये काला है, कम काला है, ज़्यादा काला है, गोरा है, उसकी ये सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब अगर हम इसको नंबरों में देखना चाहें तो फाइब्रो स्कैन नंबर है कि भैया आपका नंबर 5 से 8 नॉर्मल है, 8 के बाद गड़बड़ शुरू हो गई है और 15 के बाद बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या करते हैं हम अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ लगाते हैं और यहाँ से वेव जाती हैं और लीवर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो मशीन आपको एक वैल्यू दे देती है, ठीक है, कि वैल्यू आपका स्कोर ये है। जो आपका स्कोर है उसके साथ चार्ट होता है कि आपका F1 में हो, F2 में, F3 में। तो ये टेस्ट बिल्कुल बता देता है कि लीवर कितना खराब है। फॉर 6 मंथ्स इसका मतलब है कि हफ्ते में हम दो ड्रिंक्स ले सकते हैं। अब वो 2 ड्रिंक, 2 आप 30 ml के वोडका या स्कॉच ले लें, या आप 1 बियर ले लें, या आप 1 ग्लास वाइन का ले लें, तो ये बराबर है। तो इतना ही रिकमेंडेड है, हार्ट के लिए भी इतना रिकमेंडेशन है, हफ्ते में 2 बार और 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब पूरे हफ्ते में 120 ml से ज़्यादा दारू नहीं पी सकते आप लोग। ये रिकमेंडेशन ज़रूरी है, ये किताबें लिखती हैं, हम लोगों ने अपना नहीं बनाया है कुछ भी जो सर कह रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, मैसेज शुड बी क्लियर कि जो सर ने कहा है कि ना लें तो बहुत ही अच्छा है, ले तो इससे ज़्यादा ना लें। ये WHO की गाइडलाइंस है कि इससे ज़्यादा ऊपर अल्कोहल हम लोगों को, इंडियंस को ख़राब कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये तो आपने बता दिया है कि अगर हम ड्रिंक इस लेवल पे लेंगे तो हमारा लीवर बचा रहेगा। अब अगर हमने नैश से बचना है कि जो लोग लेडीज़ हैं जिनको बगैर ड्रिंक के अल्कोहल लीवर ख़राब हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि बगैर दारू पिए भी अगर लीवर ख़राब हो रहा है तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? जैसे कि सर ने बोला कि आजकल हम जो कम्युनिटी में बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि आप आपस में भी देख लें, कभी भी कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है इनवेरिएबली फैटी लिवर आता है सबका। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया है कि हम ऐसी स्टेज में आ गए हैं कि हम बिना चाहे भी हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जहाँ हमारे लिवर में डैमेज होना तो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना डाइट कंट्रोल करना है। डाइट कंट्रोल का मतलब है कि फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ऑयल, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो है वेट, जो ट्रंकल ओबेसिटी है, मतलब पेट के पास का जो मोटापा है वो सबसे ख़तरनाक है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी वेस्ट जितनी मोटी है आपके लिवर में उतनी चर्बी जमा हो रही है। तो आपका BMI आइडियली 28 से कम होना चाहिए और 32 के ऊपर है तो फिर आपको डेफिनेटली फैटी लिवर होने की चांसेस हैं। कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ किसी को है या परिवार में किसी को रही है, मतलब आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर में किसी को रही है, तो आपको हायर रिस्क है, तो आप उसमें अपना वज़न कम करें। और चौथी जो चीज़ वो ये है कि अगर फैमिली में किसी को लिवर डिजीज़ रही है, किसी को लिवर सिरोसिस हुआ है, तो इसका मतलब आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं मोर देन अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना पीना अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, स्लीप टाइम अच्छा होना चाहिए, 6 से 8 घंटे रोज़ सोना है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है फ्रंटल ओबेसिटी को कम करना है।
अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो हमने लिवर ख़राब होने के 3 मेन रीज़न पकड़े थे। एक ड्रिंक, उसके बारे में सर ने बता दिया कितना ड्रिंक करना है, कितना अनसेफ है, कितना सेफ़ है। दूसरा हमने पढ़ा था नैश, जो सर कह रहे थे कि बगैर ड्रिंक करे मोटा, उसके लिए हमने एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, वजन घटाना है, बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न लीवर फेलियर का है वो है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हम कैसे कहें कि कम्युनिटी में अब गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी चालू कर दी हैं। तो डॉक्टर वैभव, लिवर मेन जो अगर हम ये तीनों काम करते हैं तो 90% पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस कम हो जाएंगे और डॉक्टर वैभव खाली बैठ जाएंगे, है ना। डॉक्टर वैभव बताएं कि बी और सी से कैसे बचना है। तो सबसे पहले जो जानने की चीज़ है, बी और सी ऐसे वायरस हैं जो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही आ सकते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो आपस में इंटरक्यूलेट उसके समय हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड से हो, तो ऐसे ही ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना कि आप कहीं पे भी जाएं, आप चाहे अपने बार्बर के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, किसी सिरिंज या उसमें, तो ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन अटेंड किया जाए। अगर हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो एज ए क्लिनिशियन हम मेक श्योर करते हैं कि जो एक पेशेंट को नीडल यूज़ हो गई वो दोबारा नहीं होनी है, उसे अच्छी तरह से स्टरलाइज करके उसे डिस्पोज किया जाए। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, जाके आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, शेव के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी ब्लेड उस समय चेंज हो। और ब्लड डोनेशन अगर आप करते हैं या आपके आसपास के लोग करते हैं तो एक सर्टिफाइड सेंटर में ही ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 साल में जो मैक्सिमम जो हुआ है लोगों को जो कि वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री डोनेशन जिन्होंने किया है, वहाँ बहुत बार नीडल स्टिक सेम यूज़ होती थी। इट वॉज नॉट एट द सर्टिफाइड सेंटर एंड अल्टीमेटली उनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कोई एंड ऑफ द रोड नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। आज की डेट में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी बीमारी है, चाहे वो जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन रहती है, कि आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है, अपने फिजिशियन के पास रेगुलरली जाना है, समय पे दवाई खानी है, हर 6 महीने पे जांच करानी है और एक रेगुलर चेकअप पे, ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसका तुरंत ही निवारण किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेज जाना चाहिए। जब भी आप नाई के पास जाएं, मेक श्योर कि ब्लेड बदला हो जिससे वो ये कलम वलम काटते हैं। जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं, किसी आरएमपी से लगवाएं तो सिरिंज वो ग्लास वाली, वो सिंगल अपनी नीडल खरीदें अच्छी कंपनी की, वो ही लगे, ताकि तीसरा जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, अगर सेक्स करना है तो सेफ सेक्स करना है, इसमें बैरियर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्डोम्स या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज़ आप लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हो सकती है और ये बीमारी फिर लंबी चलेंगी और लीवर को ख़राब कर सकती हैं। बी तो फिर भी शायद पूरा ठीक, सी तो फिर भी पूरा ठीक हो जाता है, बी में और लंबा टाइम लगता है। तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी प्रिक, कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट, मदर से बेबी को, ड्रग अब्यूज़र्स और ये हम जो चीज़ें शेयर करते हैं, ये चीज़ें का ध्यान रखा जाए और मैसेज पब्लिक को दिया जाए कि हम जब इंजेक्शन लगवाएं, नीडल लगवाएं, वो नई नीडल नई सिरिंज। इसीलिए हॉस्पिटल में रूल्स बने हैं कि सिरिंज डिस्कार्ड करनी है, तोड़नी है, काटनी है, नीडल को मोड़ना है, ताकि वो रिसाइकिल ना हो। नहीं तो यही कि वापस जाकर धुल के वापस पैक होकर के आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके लिए। अब लास्ट तरफ आते हुए मैं सर से पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराना है उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा क्या होता है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपेंसेस है, लिवर ट्रांसप्लांट हर जगह किसी भी सेटअप में एक पैकेज के रूप में लिया जाता है। जो हम एट पारस हॉस्पिटल व्हाट वी आर डूइंग इज लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें 18 लाख का पैकेज है, जिसमें डोनर के टेस्ट, पेशेंट के टेस्ट, डोनर का 1 हफ्ते का स्टे, पेशेंट का 2 हफ्ते का स्टे, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इस दौरान जो दवाइयाँ, जो ऑपरेशन, जो सब कुछ आईसीयू स्टे, वार्ड स्टे, जो सारी चीज़ें हैं वो एक इसी का पार्ट है। 18 लाख इज़ द पैकेज विच वी आर चार्जिंग। अब मीटिंग इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। जो कुछ पूछना चाहे डॉक्टर पारस से या मुझसे वो वेलकम है। हाँ नहीं, शायद कुछ खर्चा ज़्यादा होता है तो पर पेशेंट रिलेटिव होना चाहिए, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमने एक मरीज़ को मना लिया, वो काफ़ी ड्रिंक करता है और उसका लीवर ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए उसको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी या क्या कमेटी क्या तय करती है? तो अमूमन जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ होते हैं, एज़ पर पॉलिसी हम उन्हें 3 महीने जब तक उन्होंने ड्रिंक नहीं छोड़ी हो तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। 3 महीने परिवार को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं, 3 महीने के लिए हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं, और इसके बाद हम उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कराते हैं
जस्ट जानने के लिए, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं, उस क्लियरेंस के बाद ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ ये ट्रांसप्लांट एक एज एन एमरजेंसी करना पड़ता है, जहाँ पेशेंट के पास शायद 3 महीने का समय ना हो, वो आईसीयू में एडमिट हो और हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया विद इन अ वीक, तो शायद वो ना हो पाए उसका आगे की ज़िंदगी। तो ऐसे केस में हम परिवार से कंफर्मेशन लेके या कॉन्फिडेंस लेके कि बाद में उसे सपोर्ट सिस्टम वैसा मिलेगा कि वो अल्कोहल पे वापस ना जाए, तो ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एज होती है सबकी, जो लिवर ट्रांसप्लांट करा रहा है उसकी एज, जो डोनर है उनकी कोई एज का भी डोनर तो सर ने बताया 18 से लेके 50 साल तक, बिकॉज 50 साल के बाद लीवर रीजनरेट नहीं करेगा, और रिसिपेंट की तो कोई एज शायद नहीं होती। 50 से ऊपर वाला व्यक्ति अपना चेंज नहीं करा सकता ना, 50 से ऊपर ले नहीं सकता। व्यक्ति को डोनेशन में हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि लिवर को ग्रो होना है, जैसे मैंने बताया। ट्रांसप्लांट हो सकता है। ट्रांसप्लांट किसी भी एज में हो सकता है। जैसे पेशेंट के भी हम टेस्ट करके देखते हैं उनका हार्ट, उनका लंग उसके लिए फिट है या नहीं है। जब हमें लगता है कि बेनिफिट, रिस्क बेनिफिट रेशियो में उसे बेनिफिट ज़्यादा है सारे रिस्क को देखते हुए, तो ही हम ऑफर करते हैं। तो एज फॉर पेशेंट देयर इज़ नो एज। तीनों चीज़ें स्पेसिफाई करूं तो पहली चीज़ तो सर ने बताई कि लीवर जिसका निकालते हैं 3 महीने में 75% और 6 महीने में ऑलमोस्ट जितना निकाला है उतना रीग्रो कर जाता है। इसका मतलब लीवर में कोई इसको दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि 18 से 50 साल इसलिए लिया, जो कविता पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि उसका लीवर 50 साल के बाद रीग्रो कम करेगा, पर डोनर किसी भी एज का हो सकता है। तीसरा रिलेटिव होना चाहिए, वो बता दिया। चौथा इन्होंने बताया जो लोग अगर आप बाहर निकलेंगे फील्ड में, कम्युनिटी में, इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज अल्कोहल ही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने ड्रिंक 3 महीने या 6 महीने तक छोड़ रखी हो। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसलिए कराते हैं कि वो डिपेंडेंट ना हो, कि ऐसा ना हो मैं उसका लीवर बदल भी दूं और वो फिर शराब पीने लग जाए, जिसका निकाला है वो भी खराब हो जाए। बिकॉज चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं। अब हमें 20,000 लोगों का करना है, हम 2,000 कर पा रहे हैं, तो उसका करें जिसमें वैल्यू फॉर चीज़ हो। मतलब हम इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ढंग से हो, कि जिसको ज़्यादा नीड है, जो समझ पा रहा है बीमारी को, उसका लीवर बदला जाए। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो दवाइयाँ देते हैं लीवर की, हम लोग एक्चुअली में जो दवाइयाँ लीवर ख़राब की, लीवर फेलियर की देती हैं, वो दवाइयाँ परमानेंट क्योर लीवर का नहीं है। वो दवाइयाँ पेट की सूजन घटा सकती हैं, वो मरीज का थोड़ा होश में ला सकती हैं, वो उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकती हैं, पर वो मरीज के लीवर को वापस रीजनरेट नहीं कर सकती जो लीवर ख़राब हो चुका है। पर जिसका नॉर्मल लीवर है वो रीग्रो कर जाता है। बॉडी में जैसे हार्ट है, हार्ट रीग्रो नहीं करता अगर हार्ट किसी ख़राब हो जाए, ब्रेन रीग्रो नहीं करता, पर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, किडनी रीग्रो नहीं करती। तो अब ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट आसान और समझना इसलिए आसान है क्योंकि जो चीज़ दे रहा है उसको वो चीज़ वापस पूरी मिल पा रही है। तो ये बड़ा सोशल स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब ये है कि अगर मैंने किडनी देनी है तो एक किडनी में निकाल ली, मुझे लगे मेरी एक किडनी कम हो गई है, मैं जिंदगी भर एक किडनी पर रहूँगा। पर लिवर में ऐसा नहीं है, वो लिवर रीजनरेट कर जाता है, तो उसका जो चीज़ निकाली है उसका कोई डिफेक्ट होने वाला नहीं है और डोनर को फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको ये बताएं कि लीवर फेलियर की दवाइयाँ क्यों नहीं और ट्रांसप्लांट क्यों? देखिए, बाकी ऑर्गन्स में इसके अगर कंपेयर करें तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके कम से कम 16 फंक्शन है, 16 मेन फंक्शन है, जिसमें कि टॉक्सिन्स को निकालना शरीर से, ब्लड बनाना शरीर में, ब्लड को गाढ़ा करना शरीर में, शुगर का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, तो इस सब को मिलाएं तो 16 फंक्शन है इसके। जब लिवर डैमेज होता है तो वो ग्लोबली डैमेज होता है, मतलब कि जैसे मैंने बताया भी था कि अगर 70% डैमेज है तो ही किसी को मैनिफेस्टेशन होता है, किसी को पता चलता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक एक करके सारे जा रहे हैं, और चाहे हम दवाइयों से या डायलिसिस या किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को कवर एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो साइंस जितना डेवलप हुआ है उसमें इन सारी चीज़ को कवर करने के लिए ना तो कोई मेडिसिन है, जैसे सर ने भी बताया, डॉक्टर अनुराग ने, कि अगर पानी बन गया है तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर जॉन्डिस है तो उसको एक अलग दवाई देनी है, उसके साथ गफलत है तो कुछ और करना है, किसी को शुगर की परेशानी है उसके लिए कुछ और करना है। तो ये 16 चीज़ों को करने के लिए एक एक करके दवाई बना पाना मुश्किल है, और आज की डेट में कोई ऐसी मशीन भी नहीं है जो इन सबको सपोर्ट करे। जैसे कि किडनी में है, इसलिए आप डायलिसिस तक डिपेंडेंट रख सकते हैं, बट लिवर में वो ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए ये पेशेंट्स जो हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, और उनको अपने सही समय पे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब, कितनी अमाउंट ऑफ दारू सेफ़ है हम लोगों के लिए, और हम क्या रिकमेंडेशन है कि कहाँ तक हमारा लीवर ख़राब नहीं होगा और कहाँ तक हम पी सकते हैं?
देखिए, शराब तो कितनी भी नहीं लेनी चाहिए, ये बोलते सभी हैं लेकिन शायद मानते सब लोग नहीं हैं। तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म अलग अलग रहता है। जैसे इट डिपेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेस। अगर आप देखोगे अपने उसमें कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जो अफ्रीकन उसके हैं, अफ्रीकन मूल के हैं, वो कितनी भी अल्कोहल ले लें, मैंने हार्डली अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि हम ऑलरेडी वो अपने होश में ना रहे, नींद ज़्यादा है, अपना कामकाज नहीं कर पाए, और पांचवा जो है वो कि खून उनका इतना पतला हो जाए, जितना जैसे भी कोगुलोपैथी कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं पे भी कुछ होने पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये 5 लक्षण अगर किसी लिवर के पेशेंट को हो गए तो इसका मतलब कि वो लिवर फेलियर की स्थिति में है और उन्हें आज नहीं तो कल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। तो मैं रिपीट करना चाहूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। सी अल्कोहल यहाँ पे हरियाणा में हम कॉमन है, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो हरियाणा 12वें 15वें नंबर पे है। सबसे आगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। तो अब हरियाणा में भी हम इतना देख रहे हैं कि लोगों को लिवर फेलियर हो रहा है, तो इसका मतलब लोग ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो मैं समराइज़ करना चाहूँगा 5 चीज़ें। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, रोज़ ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो लोग मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, इसको नैश कहते हैं, नॉन गैस्ट्रिक हेपेटाइटिस। तो ऐसा नहीं है कि जिसे ड्रिंक लिए उसी का लीवर ख़राब हो जाएगा। फीमेल्स जो मोटी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, उनका भी ख़राब हो सकता है। तीसरा वायरसेस जो बताई सबने कि हेपेटाइटिस सी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इससे सिरोसिस हो सकता है। चौथा ड्रग्स। तो कई सारे रीज़न बियॉन्ड इसके हैं जिनकी वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। मेन सिम्टम्स इन्होंने 5 बताए। पीलिया, आंखों में पीलिया है, पेट में पानी है, खून की उल्टी आ रही है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या मरीज बेहोश हो रहा है, जिसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये 5 लक्षण हैं और 5 तरह की डिजीज़ है जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। पर अच्छी बात यह है कि लिवर की कुछ दवाइयाँ हैं पर पेशेंट्स उनसे ठीक नहीं होते। तो हम लोग लिवर फेलियर का जो बेस्ट इलाज पॉसिबल है, रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है। लिवर जब हम लोग को ड्रिंक लेने लगता है तो उस पेशेंट को इरिवर्सिबल स्टेज क्या होती है कि सिरोसिस क्या है कि लिवर एक समझ लो रबड़ है। अब वो रबड़ जब लक्कड़ बन जाएगी तो उसको सिरोसिस हो गया, समझ लो, ऐसा है। तो वो लक्कड़ किसी काम की नहीं है, वो चीज़ों को जो जिसे कहते हैं हाजमा करना है वो नहीं कर पाएगा, और जो शरीर में गंद लिवर ने निकालना है वो निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पीलिया होगा और मरीज बेहोश हो जाएगा। तो हिंदी में समझने के लिए ये है कि लिवर रबड़ से लक्कड़ की तरफ चला जाएगा, उसको सिरोसिस कहते हैं। 5 मेन रीज़न और 5 मेन लक्षण बता दिया आपको। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला अराइज होता है कि हम इसका क्या दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ कितना काम करती हैं डॉक्टर वैभव, और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किस मरीज को है। जैसे कि सर ने बताया कि लिवर जो बहुत सॉफ्ट रहता है, हार्ड हो जाए और उसमें उसके बाद किसी पेशेंट को जॉन्डिस जो कि दवाइयों से ठीक ना हो, पेट में पानी हो जो बार बार निकालना पड़ रहा हो, उनकी उल्टी कभी हो जाए, ये सारे लक्षण जो लिवर फेलियर के हैं, इसका मतलब कि आपका लिवर, जिस व्यक्ति को भी ये है, वो 30% से भी कम काम कर रहा है। अगर 30% लिवर भी काम कर रहा है तो किसी को भी ये सारे सिम्टम्स नहीं होंगे। और ये वो ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। उनको मैनेज करने के लिए कभी किसी का एल्बुमिन कम है, पेट में पानी है, तो उनको एल्बुमिन दिया जाता है, एंडोस्कोपी करके छल्ले लगाए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग दोबारा ना हो, या फिर गफलत हो तो उन्हें दवाइयाँ शुरू की जाती है ताकि उन्हें मोशन हो और ये सारी चीज़ें। बट ये सारा ट्रीटमेंट है वो टेम्प्रेरी सिम्टोमेटिक है। अल्टीमेटली एज अ क्योर, जिससे शर्तिया इलाज जैसे कहें, वो लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरह के होते हैं, एक कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है और एक लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है। कैडावरिक ट्रांसप्लांट का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कि ब्रेन डेड है अपना अंग दान करना चाहता है तो वो अंग दान करते हैं, उसमें रजिस्टर होते हैं और उनके लिए हम ऑर्गन उनसे रिट्रीव करके जो पेशेंट लिस्ट में होते हैं उनको ऑर्गन लगाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में अभी भी अंग दान बहुत कॉमन नहीं हुआ है। आप में और हमारे कभी भी हमारे रिलेटिव्स में हम सुनते नहीं हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। कुल मिला के इंडिया को, पॉपुलेशन को एटलीस्ट 20,000 लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है एवरी ईयर, और हम करते हैं तकरीबन 2,000 हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑर्गन डोनर्स नहीं हैं। तो ऑर्गन डोनर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि एज़ पर लॉ परिवार का कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो वो डोनेट करता है, जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में है। भाई लोगों को पिछली बार किडनी ट्रांसप्लांट सिखा दिया था, इस बार लिवर ट्रांसप्लांट सिखा रहे हैं।
देख लो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। खैर अब डॉक्टर वैभव ये बताएं कि जिसका लीवर निकाल, जैसे किडनी तो हमें पता है 2 होती हैं, तो एक किडनी आप निकाल के दूसरे में लगा देते हो। लीवर के बारे में क्वेश्चन ये है कि लीवर कैसे ट्रांसफर, पूरा लीवर निकालते हैं हम लोग या हम आधा हिस्सा निकालते हैं, और उसका इफेक्ट जिसका लीवर निकाला है, आपने कहा कि हम लाइव डोनर दे रहे हैं, हम अपना जो जिंदा आदमी है उसका लीवर निकाल के उसके रिश्तेदार को लगा रहे हैं, तो जिसका लीवर निकाला है उस पर क्या इफेक्ट होएगा और कितना हिस्सा लीवर निकाला जाएगा, इसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसे कि लाइव डोनर में किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डोनर सेफ्टी। डोनर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है और होना भी नहीं चाहिए। तो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में हम लिवर का एक हिस्सा, चाहे वो दाहिना हिस्सा हो या बायां हिस्सा हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कितना है पेशेंट का, उस हिसाब से लेते हैं। लिवर एकमात्र ऑर्गन है हमारे शरीर में जो ग्रो करता है, तो अगर दाहिना हिस्सा लिवर का निकला अगर डोनर से, तो एक समय के बाद वो लेफ्ट हिस्सा दाहिने हिस्से की जगह आ जाएगा। ऐसे दाहिना हिस्सा अगर पेशेंट के अंदर लगता है तो राइट साइड जो ग्रो होता है वो ग्रो करके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो आमूमन जो दाहिना हिस्सा या बायां हिस्सा है वो तकरीबन 45 से 55% के बीच में रहता है। उसको ऑपरेशन के बाद हम जब निकालते हैं तो डोनर के अंदर 3 हफ्ते में वो 45% ग्रो करके ऑलमोस्ट 75% हो जाता है। 3 महीने में ऑलमोस्ट 90% हो जाता है और 6 महीने में कंप्लीट ग्रो कर जाता है दोनों के अंदर। तो इसीलिए ये सर्जरी तभी आगे बढ़ती है कि जब सेफ्टी प्रोफाइल एकदम 100% हमें लगे कि डोनर सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि एक बार ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों के अंदर लिवर ग्रो करके विदिन 6 मंथ्स नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले तो हमें ये डर निकालना पड़ेगा कि कोई पेशेंट अगर अपने रिलेटिव को, ट्रांसप्लांट जैसे किडनी में पिछली बार बताया था, होगा तो रिलेटिव का ही। अगर रिलेटिव नहीं है और ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो चांस मुश्किल है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो हम कर सकते हैं, पर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं मरीज को। हॉस्पिटल की तरफ से, पारस इनफैक्ट हेल्थ केयर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमें ये दोपहर को कुछ टाइम देने के लिए। तो तहे दिल से आभार पारस हॉस्पिटल की तरफ से भी और ट्यूलिप हॉस्पिटल की तरफ से भी। तो आज हमारा जो अगला आधा घंटा है वो लीवर पे फोकस्ड है। तो आज हमारी किस्मत अच्छी है कि, अरे भैया शोर कम मचाना भैया, अब हम बोलेंगे बस। तो आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे बीच आज डॉक्टर वैभव है, जो सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट 3 in 1 है। 3 in 1 का मतलब है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है या गैस्ट्रो में कोई सर्जरी करानी है या ऑन्कोलॉजी में पेट के कैंसर की समस्या है, तो डॉक्टर वैभव इसके स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं फोर्टिस पारस इसमें गुड़गांव हॉस्पिटल में। तो आज हमारी खुशकिस्मती है। तो पहले तो तालियां बजा के हम सर का वेलकम करेंगे। वेलकम डॉक्टर वैभव। दूसरी बात, हम लोग आज सर से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे लीवर के बारे में। इससे पहले हम कुछ पूछें तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि अब डॉक्टर साहब की सुविधाएं ट्यूलिप हॉस्पिटल में हर वेडनेसडे, हर 2nd and 4th वेडनेसडे अवेलेबल है। दैट मीन्स हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को डॉक्टर वैभव लिवर और पेट की समस्याओं, बुधवार को अवेलेबल है। बिकॉज इससे पहले कोई भी शहर में लिवर का सर्जन, स्पेशली लिवर का सर्जन कोई नहीं है। तो ये पहली बार है कि सोनीपत में अब लिवर की सर्जरीज और गैस्ट्रो सर्जरीज और ऑन्कोलॉजी सर्जरीज डॉक्टर वैभव हर 2nd and 4th वेडनेसडे को ट्यूलिप में 11 से 1 के बीच में दे पाएंगे। पर अब ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है और मरीजों को इसका बेनिफिट पास ऑन हो, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। बिकॉज आप लोग एक मीडिया और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कम्युनिटी में दे सकते हैं वो आपके थ्रू जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर वैभव को कहूँगा अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि आपके जो क्वेरीज लिवर के बारे में हो, कुछ पूछना चाहें तो डॉक्टर वैभव यहाँ पर हैं। तो पहले डॉक्टर वैभव अपना इंट्रोडक्शन दें, सर ने क्या क्या किया है, सर क्या क्या करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। डॉक्टर वैभव। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर अनुराग ये मौका देने के लिए कि हम सोनीपत शहर में आ पाए और आप लोगों से वार्तालाप कर पाए। मेरा नाम वैभव है। मेरी ट्रेनिंग MBBS MS दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने MCH ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज से किया है, जिसके बाद मैं पिछले 15 साल से लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिटी में हूँ।
और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मेरा 15 सालों का ट्रांसप्लांट का अराउंड 3000 लिवर ट्रांसप्लांट है एंड जीआई सर्जरीज, जीआई ऑन्को सर्जरीज, उन सब का अगर टोटल मिलाएं तो मोर देन 5000 सर्जरीज हम कर चुके हैं। गुड। पिछले इन दिनों में जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे काम किया, जैसे पहले मैं अपोलो में था, फिर फोर्टिस में, मेदांता में एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स में, बिफोर पारस में ज्वाइन करके हमने एक लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट सेटअप किए, जहाँ पे पिछले 3 महीने में हम काफ़ी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अदर देन जीआई सर्जरी। और लास्ट ट्रांसप्लांट जो हमने किया है वो सोनीपत के एक पेशेंट का किया है, जो कि हमारे साथ पहले से कनेक्टेड था और वो कल डिस्चार्ज भी होने वाला है। तो इन जनरल मेरे बारे में है ये सारा इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि हमने देखा था अपने एक्सपीरियंस में भी कि इस बेल्ट में काफ़ी सारे पेशेंट हैं लिवर डिजीज़ के, जो हम देखते थे अपने पास ओपीडी में या इमरजेंसी में हमारे पास आते हुए, जो कि ऑलमोस्ट आधे उसमें से काफ़ी लेट स्थिति में आते थे, जब एक क्यूरेबल ट्रीटमेंट हम ऑफ़र नहीं कर पाते थे। तो हमने जब ये डिसाइड किया कि हम पेरिफेरी में ओपीडी करेंगे, तो सर से सबसे पहले हमने कनेक्ट करके ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि हम उन पेशेंट्स को स्क्रीन आउट पहले ही कर लें जिन्हें एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। देखो, इसमें जो लिवर फेलियर में 5-7 चीज़ें हैं कि हम हमेशा लिवर फेलियर को ड्रिंक से जोड़ते हैं, कि अल्कोहल से जोड़ते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं लिवर फेलियर के। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको बताएं कि लिवर फेलियर किस किस मरीज को होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर आज की डेट में भी अल्कोहल है। हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद पेशेंट्स को हेपेटाइटिस होता है, जो अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ मैनिफेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट 52% पेशेंट जो होते हैं वो सिरोसिस की वजह से होते हैं। लेकिन जो एक बहुत कॉमन बीमारी हम आजकल के देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि प्रोग्रेस होकर लिवर सिरोसिस में बन जाता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो कि इनिशियली फैटी लिवर डिजीज़ रहती है और वो प्रोग्रेस होकर ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि जहां लिवर फेलियर में चले जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे काला पीलिया कहते हैं आमूमन टर्म में, वो एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बच्चों में मेटाबॉलिक डिजीज़, कुछ लिवर कैंसर्स जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को होते हैं, उन सब पेशेंट्स अल्टीमेटली लिवर फेलियर में जाते हैं। तो लिवर फेलियर के जो 5 मेन लक्षण हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है जॉन्डिस या पीलिया, जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए। सेकंड है कि उनको खून की उल्टी हो। तीसरा है पेट में और पाँव में सूजन आ जाए या पानी जमा हो जाए। चौथा है कि उनको गफलत हो, जिसकी वजह से वो अपने होश में ना रहे, नींद ज़्यादा है, अपना कामकाज नहीं कर पाएँ। और पांचवा जो है वो कि खून उनका इतना पतला हो जाए, जितना जैसे भी कोगुलोपैथी कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं पे भी कुछ होने पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये 5 लक्षण अगर किसी लिवर के पेशेंट को हो गए तो इसका मतलब कि वो लिवर फेलियर की स्थिति में है और उन्हें आज नहीं तो कल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। तो मैं रिपीट करना चाहूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। सी अल्कोहल यहाँ पे हरियाणा में हम कॉमन है, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो हरियाणा 12वें 15वें नंबर पे है। सबसे आगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा।